हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिससे कि आप सबको पता है कि अपना जो सेम 2 है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जिनकी नहीं आई है उनकी आ जाएगी। ठीक है, तो सेम 2 में फिजिक्स का एक पेपर चलता है और वो अपने पास है EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, देखिए सेम 2 में फिजिक्स में एक पेपर चलता है EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अपन क्या करेंगे, ये जो अपना बुक है इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे अपन डिस्कस करेंगे। वो सारे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कुछ बातें बता रही हूँ उनको ध्यान से सुना। देखो, जो अपना EMT फिजिक्स का चलता है, EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके जो भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और आज का अपना टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है और वो अपने पास क्या है, वो है अपना स्केलर एंड वेक्टर। एक सेकेंड, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। ओके, अब देखिए ये जो अपना सेशन रहेगा, जो सीरीज अपना चलेगा वो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही चलेगा। इसमें मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये बोल सकते हैं कुछ सालों में बार बार रिपीट हो रही। ठीक है, एंड यहाँ पे जो क्लासेस चलेगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चलेगी वो यहाँ पे बाइलिंगुअल होगी। अगर किसी को भी हिंदी या इंग्लिश की दिक्कत हो तो आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप पर सारे जो लेक्चर्स हैं अलग अलग अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एंड आज का अपना टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। देखिए EMT जो अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो अपने पास है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, उसके बाद अपना पहला चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ये क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि EMT क्या होती है। ध्यान से सुना, एक वर्ड है EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। बेसिकली इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास, तो चार्ज पार्टिकल के बारे में इस पूरी बुक में डिस्कशन रहता है। जब भी इसको पढ़ते हैं तो इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जो अपना EMT का बुक है इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला अपना पार्ट है इलेक्ट्रोस्टेट का। पहला कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टेट का। दूसरा पार्ट है मैग्नेटोस्टेट का और तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। देखिए EMT को बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला अपना पार्ट है इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है, दूसरा पार्ट है मैग्नेटोस्टेट और तीसरा है EM वेव। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट पे होता है, तब अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट और उसकी सारी बातें इसी में डिस्कस करते हैं। ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी सारी बातें डिस्कस करते हैं मैग्नेटोस्टेट में। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट ना हो और ये टाइम पे डिपेंड करे, तब अपन इसका सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ओके, तो बेसिकली EMT में क्या करते हैं, अपन चार्ज के बारे में ही डिस्कस करते हैं। अब चार्ज से जो रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज होती है उन सबको डिस्कस करते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि EMT में अपन चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या होता है, अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो क्या होता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड, उस केस में क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो अपनी क्लास है पूरी बाइलिंगुअल ही चलेगी। तो किसी को भी दिक्कत हो तो आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप पर जो अपने लेक्चर्स है EMT के अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर लें। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाती हूँ उनमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। इतना क्वेश्चन करके आप इजीली पेपर को 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ कि 5 सालों में ये आए हुए हैं और इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना करके आप 80% तक पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन शर्त यह है कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करूंगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं RU
राजस्थान यूनिवर्सिटी की और शेखावाटी की पीडी यूनिवर्सिटी की। तो इनकी अगर मैं बात करूं, इनकी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या है, 2 चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट तो अपना ये है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, एंड चैप्टर सेकंड अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैट का, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चैप्टर कर लोगे तो इतना करके इस यूनिट को कवर कर लोगे, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दोनों में से आपको एक करना होता है। तो इसका एक चैप्टर करके भी आप इस यूनिट को कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को दोनों करने हैं तो दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो, जब भी बात आती है क्वांटिटी की तो आपने एक वर्ड सुना होगा, भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बेसिक चीजें हैं वो बता दूंगी आपको अभी, ताकि चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अपन अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपना वर्ड है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनको मेजर कर सकते हैं, मतलब कि मेजरेबल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करें अपने वेट की, जैसे अपना मास अपना वेट है, तो फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 50 kg, तो वेट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो क्या इस खुशी को अपन मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो हैप्पीनेस होती है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है, बट वेट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो वेट है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते, ओके। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहली होती है स्केलर, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां, अदिश राशि। ये क्या होती है, देखो फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका बस मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, जिनके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे माना इस रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या इसकी कोई डायरेक्शन है कि यहां पर तो 25 है बट यहां पे 24 है, नहीं, हर जगह क्या होगा 25 होगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, देखो अब माना जो अभी मेरी बॉडी में एनर्जी है वो 100 कैलोरी है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी कोई दिशा थोड़ी है कि मेरे हाथ में तो 100 है, मेरे पैरों में 50 है, नो। अपने पास एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्या है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियां। सदिश राशियां वो राशियां होती है, सदिश राशियां वो राशि वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, दोनों होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि ये कोई एक बॉक्स है, कोई बॉक्स अपन मान सकते हैं, माना कोई ये बोतल है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो इस दिशा में फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड भी है एंड इसके डायरेक्शन भी है। तो फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, या ये बोल सकता है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनमें डिफरेंस बताइए। तो आपको क्या करना है, ये जो होती है इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। इसका एग्जाम्पल टेम्परेचर, एनर्जी, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारी बातें, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक बातें थी, वो अपने कंप्लीट कर ले। अब पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो पूरे चैप्टर में 3 वर्ड आते हैं, 3 वर्ड में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। पहला वर्ड है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट प्रवणता,
दूसरा वर्ड आता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस। तीसरा एक वर्ड आता है करल। इन तीन वर्ड में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, और 5 क्वेश्चन करके आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो, या मैं ये बोल सकती हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट को पूरा कवर कर लोगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इनमें से एक भी स्किप नहीं करना। देखो, सबसे पहला ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? इसको आपको लिखना है कार्तीय निर्देशांक तंत्र में कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। ग्रेडियंट क्या होता है? इसको लिखना है कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकली मीनिंग क्या होता है? तो एक तो अपना क्वेश्चन है ग्रेडियंट का, ठीक है। एक अपने पास है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? डाइवर्जेंस को अपन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है करल। करल क्या होता है, और करल को अपन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्तीय निर्देशांक तंत्र में कैसे लिख सकते हैं। 3 क्वेश्चन ये हो चुके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम के नियम से, कूलाम के लॉ की सहायता से, कूलाम के लॉ की सहायता से आपको डिफाइन करना है गाउस का लॉ। गाउस का नियम, ये सारी बातें बता दूंगी मैं। और एक अपना क्वेश्चन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, गाउस के नियम का अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म। ये 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन में आपका पूरा ये चैप्टर कवर होता है, ठीक है। ये 3 तो आपको पता है। ये 2 जो पॉइंट है कि कूलाम के नियम की सहायता से, कूलाम के लॉ की सहायता से गाउस के लॉ को डिफाइन कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा जो गाउस का लॉ है उसका डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड आउट कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है, और इनमें आपका पूरा ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो आज का अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं ग्रेडियंट। एक सेकेंड। तो अपना क्वेश्चन है सबसे पहला कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि बेसिकली जो अपना स्केलर फील्ड होता है, जो अपना अदिश क्षेत्र होता है, इसे आप बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी जो होती है, उसके अंदर अपने पास उसको वो होता क्या है, एंड उसको कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्तीय निर्देशांक तंत्र में अपन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, देखो इसको समझते हैं पहले, और इसको अपन स्लाइड के द्वारा ही समझेंगे। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। ये अपना पहला क्वेश्चन है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, या ऐसे बोल सकते हैं अदिश राशि की प्रवणता। प्रवणता क्या होती है? ये बेसिकली ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? ग्रेडियंट, या बोल सकते हैं ये ढाल होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अपना जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले अपन एज्यूम करेंगे कि एक अपनी अदिश राशि है, एक स्केलर अपनी क्वांटिटी है। और यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि जो फाई है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो अपने पास एक अदिश राशि है, ठीक है। अब ये एक सरफेस है, और ये पॉइंट P है। पॉइंट P एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, ओके। ये सरफेस है, और यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको फाई बोला, और यहाँ पे 5 + d5 है, ठीक है। एंड ये अपना O पॉइंट है, और ये Q पॉइंट है। ये जो सरफेस है इसका जो P पॉइंट है, ये सॉरी O पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है R वेक्टर, और ये अपना Q पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है R + dr, एंड O और Q के बीच की डिस्टेंस dr है। और ये डायरेक्शनल नॉर्मल, अगर मैं बात करूं किसी सरफेस की, तो माना कोई सरफेस अपना ये है, इस सरफेस की तो परपेंडिकुलर दिशा में डायरेक्शन है, वो होती है नॉर्मल की डायरेक्शन, और ये है अपनी नॉर्मल की डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए इसको एन के बोला है, इनके बीच की डिस्टेंस को dn कहा गया है, ठीक है। अब देखो PO अपना R वेक्टर है, ये अपना R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है, और ये अपने पास क्या है? dr वेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने पास क्या होगा फिर? R और dr के बीच का एंगल कितना है? ये थीटा है, ओके। आगे देखिए,
देखो अब जो अपनी ओ क्यू दिशा है ये अपनी है ओ क्यू डायरेक्शन। ओ क्यू डायरेक्शन के अंदर ये डिस्टेंस है डी आर वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की फाई की, तो फाई फंक्शन का इस दिशा में चेंजमेंट कितना होगा, डी फाई अपॉन डी आर। ओके, रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन अलोंग द अपना डिस्टेंस कौन सा है, डी आर। ओके, या बोल सकते हैं ओ क्यू। तो ये अपना डी फाई अपॉन डी आर है। अपन ने बात की है ओ पॉइंट एंड क्यू पॉइंट के अलोंग, इसके अलोंग जो फंक्शन है उसमें किस तरह से चेंजमेंट आता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। इसी तरह ओ आर अपना ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट आर है जो कि नॉर्मल की दिशा में है। इनके बीच की डायरेक्शन कितनी है, डी एन है। कितनी है, डी एन है। ठीक है, तो इस दिशा में फंक्शन में कितना चेंजमेंट आता है, उसकी रेट कितनी है, डी फाई अपॉन डी एन। ओके, अब क्या करेंगे, डी एन और डी आर में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये तो अपना डी फाई अपॉन डी आर है। डी आर को क्या लिख सकते हैं, देखो डी एन कोस थीटा अपने पास क्या होगा, डी आर होगा। तो डी आर को क्या लिखेंगे, डी एन अपॉन को एक सेकेंड, डी आर अपने पास क्या है, डी एन इंटू कोस थीटा है। इसको थोड़ा यहां से समझते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए कहां गया, ये रहा। देखो ये अपना एंगल थीटा है। तो जो dn है ये किसके बराबर होगा, ये अपना एक वेक्टर क्वांटिटी dr है। इसका इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, dr cos थीटा होगा। तो dn को क्या लिख सकते हैं, dr cos थीटा। इसका इस दिशा में कंपोनेंट और ये नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो dr cos थीटा dn की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये अपना dn इक्वल dr cos थीटा है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो dn की जगह क्या किया है, ये अपन ने लिखा है dr cos थीटा। तो dr क्या होगा, dn अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे dr है तो dr की जगह dn अपॉन cos थीटा ऊपर जाएगा इस तरह से। अब देखो डी फाई अपॉन डी आर इक्वल डी फाई अपॉन डी एन इंटू कोस थीटा। अगर बात करें इसके मैक्सिमम वैल्यू की, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो क्या होता है, कोस थीटा अपना 1 होता है। ठीक है, तो कोस थीटा का मैक्सिमम मान 1 होगा। तो यहाँ पे अगर डी फाई अपॉन डी आर के मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये कितना आता है, डी फाई अपॉन डी एन आता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये अपना डी फाई अपॉन डी आर है और ये अपना डी फाई अपॉन डी एन। अब ध्यान से सुनना, ये मेरे पास सरफेस था, ये अपनी फाई क्वांटिटी, ये फाई प्लस डी फाई, ये दिशा डी आर, ये दिशा डी एन, ये एंगल थीटा। अगर थीटा का मान 0 हो उस केस में ये अपनी डायरेक्शन है, डी एन और डी आर इक्वल होंगे। ठीक है, देन अब ये जो फंक्शन फाई है, इस फंक्शन में जो चेंज अपन देख रहे हैं उसका रेट देख रहे हैं, तो उसमें चेंज सबसे ज्यादा किस दिशा में होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। ध्यान से सुनना, डी फाई अपॉन डी आर जो अपना है इस फंक्शन में सबसे ज्यादा चेंजमेंट, इसमें मैक्सिमम चेंजमेंट किधर होता है, इस दिशा में होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, अपन ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सबसे ज्यादा, अगर मैं बोल सकती हूँ या ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो चेंजमेंट होता है जिस दिशा में होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, और ये इसकी परिभाषा है, किसी अदिश क्षेत्र में या अदिश राशि बोल सकते हैं, अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, अधिकतम परिवर्तन की दर। और ये अपना डी फाई अपॉन डी आर था, ये था परिवर्तन की दर। अगर इसका मैक्सिमम मान लेंगे तो ये आता है प्रवणता, डी फाई अपॉन डी। ठीक है, तो ये अपना प्रवणता का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि ढाल होती है, ये क्या होती है, ढाल होती है। इसको आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, तो अगर सिंपल सा ऐसे आता है अदिश क्षेत्र क्या होता है, उसकी प्रवणता क्या होती है, तो आपको यहां तक वह पूरा करके आना है।
अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि इसको लिखना है कार्तीय निर्देशांक तंत्र के अंदर, तो आपको ये करके आना। देखो, जो अपना अदिश फंक्शन है, या ऐसे बोल सकते हैं अदिश राशि, ये स्केलर फील्ड है, उसको लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। देन ये अपना अभी डिस्कस किया था, ठीक है। देखो, और ये जो प्रवणता होती है, जो ग्रेडियंट होता है, उसको इस सिंबल से दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जब ग्रेडियंट की बात हो, जैसे ग्रेडियंट फाई है, इसका सिंबल होता है डेल फाई। अगर बात करें अपन कि डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये होता है डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए। एक होता है कर्ल ऑफ ए, कर्ल का नोटेशन ऐसे होता है, और ये अपने पास डेल, इनको डेल बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये रहा, ध्यान से देखिए, डेल फाई क्या हुआ, ग्रेडियंट हुआ। अब देखो, दोनों साइड क्या करेंगे, डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां पे डी आर वेक्टर का क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। आगे देखो, डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर, डी फाई अपॉन डी, इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये लाइक अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की तरह, ए बी कोस थीटा, ए एन केप बी डी आर। तो ए का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्या लिखा, कोस थीटा लिखा। एन केप अपना इस दिशा में था, डी आर अपना इस दिशा में था, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। ओके, आगे देखिए, ऐसे लिख सकते हैं। अब डी आर कोस थीटा क्या होता है, डीएन, तो ये रहा डीएन, डीएन से डीएन कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी फाई है, और ये डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर। अब जो फंक्शन फाई है वो अक्स वाई जेड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें चेंज की अगर बात करें तो डी फाई इक्वल, अब ये फंक्शन क्या है, अक्स वाई एंड जेड का फंक्शन है। ओके, देन सबसे पहले करेंगे इसका डेरिवेटिव अक्स के सापेक्ष इंटू डी एक्स, वाई के सापेक्ष इंटू डी वाई, जेड के सापेक्ष इंटू क्या करेंगे, डी जेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको बेसिक बातें तो पता ही होगी कि अगर अपन इसको यहाँ पे ऐसे लिखें, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि आई केप डॉट आई केप 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जे केप डॉट जे केप 1, के केप डॉट के केप 1, ठीक है। तो ये अपने पास होगा। अब आई केप डॉट जे केप क्या होता है, 0 होता है, आई केप डॉट के केप क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अपना डी आर वेक्टर है सिंपल, और ये क्या है, फिर ये अपना डेल फाई है। देखिए ध्यान से, अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को, तो ये तो डी आर वेक्टर और ये है डेल फाई, और डेल फाई ही क्या होता है, ग्रेडियंट होता है ऑफ फंक्शन फाई। देखो, और ये अपना यहां से फाई को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये बचा डेल, तो ये अपना डेल ऑपरेटर है, डेल संकारक, ठीक है। अगर अपन बात करें किसी भी फंक्शन के ग्रेडियंट की, तो डेल का यहाँ पे वैल्यू है आई केप डेल ओवर डेल एक्स, जे केप डेल ओवर डेल वाई, प्लस के केप डेल ओवर डेल जेड। तो बस आपको इतना ही करके आना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिखो इसको पहले। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन डाइवर्जेंस के लिए। क्या डिस्कस करेंगे, डाइवर्जेंस के लिए। लिखो इसको, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप खुद ही लिखना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी सदिश राशि का डाइवर्जेंस क्या होता है, इसको लिखना है। इसे कार्तीय निर्देशांक
तंत्र में लिखिए। व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी and write it in form of Cartesian coordinate system। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ग्रेडियंट डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस बेसिकली होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे ध्यान से देखो, डाइवर्जेंस का सीधा सा मतलब होता है कि कोई क्वांटिटी है जो कि कितना डाइवर्ज होती है। फॉर एग्जांपल एक पाइप है, पानी का पाइप है, देखा ही आप सबने। तो पाइप में से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। क्या होता है, इस पाइप में से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, अब जो पानी का फैलाव होता है, तो ये पानी कितना डाइवर्ज होता है, कितना फैलता है, इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। ओके, और ये अपने पास डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। और एक बात ये भी याद रखना, जब भी बात करते हैं प्रवणता की, ग्रेडियंट की, तो वो लेते हैं हमेशा अपन एक स्केलर क्वांटिटी का। ये डेल फाई, फाई यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, क्योंकि क्वांटिटी है वो कितना फैल रही है, कितना वो फैल रही है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये अपने पास क्या है, डाइवर्जेंस। आगे देखो, अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो बेसिकली डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, लिमिट dv टेंस टू 0 1 अपॉन dv ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ऐसे देखो, ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास किसी क्लोज सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन है, पृष्ठीय क्या है, समाकलन है। और ये अपना dv एक वॉल्यूम है जो कि स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। और सीधी सी बात इस अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर की क्वांटिटी हो कितना फैल रही है, कितना ये डाइवर्ज होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करेंगे, ये तो अपने पास हो चुका है, अभी जो मैंने बोला है उसको आप थ्योरी के रूप में लिख लेना। अगर बात करें इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अपन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें क्या करेंगे, एक अपन क्यूबिकली बॉक्स एज्यूम करते हैं। ये अपना बॉक्स है, इसके अंदर एक पॉइंट लिया है बीच में एकदम पी पॉइंट, जिसके ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन की है जो कि अपने पास ए वेक्टर है। अब ये जो ए वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन, एक्स वाई जेड का फंक्शन, इसका डिस्टेंस है ये dx है। तो ये कितना हुआ, ये हाफ हुआ dx/2, कितना हुआ dx/2। ठीक है, ये अपने पास है dy, तो ये है dy, और ये लिया है dz, ये एज्यूम किया है।
ओके, अब ध्यान से देखना, एक वर्ड आता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? एक वर्ड आता है फ्लक्स। फ्लक्स अपने पास क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एक रीजन है जो कि पूरा घिरा हुआ है, जैसे ये रीजन है पूरा बंद रीजन है। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें से कितनी बाहर निकलती है, देखो इनमें डिफरेंस समझना, एक तो डाइवर्जेंस एक फ्लक्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है ध्यान से सुनना। डाइवर्जेंस अपने को ये बताता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है कितना डाइवर्ज होती है, कितना फैलती है, कितना फैलती है। और फ्लक्स अपने को ये बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी कितनी डाइवर्ज होती है। डिफरेंस समझना इनमें। अब जैसे माना ये अपना रीजन है, इसमें से माना 5 वाटर की लाइंस बाहर निकलती है, तो डाइवर्जेंस तो बताता है कितना डाइवर्ज होती है, कितना फैलती है। लेकिन ये अपने को फ्लक्स है वो ये बताता है कि इस एरिया से कितना वाटर बाहर निकलता है, उसकी क्वांटिटी बताती है और ये बताता है कितना फैल रहा है। ठीक है, इनमें डिफरेंस समझना। तो फ्लक्स बेसिकली किसी क्लोज सरफेस एरिया से कोई क्वांटिटी कितनी बाहर निकल जाती है वो बताता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से फ्लक्स फाइंड करेंगे कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इस सरफेस से कितनी बाहर निकलती है, इस सरफेस से कितनी बाहर निकलती है, उसकी मात्रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहां पर अपन बात करेंगे बस अक्ष दिशा की। अगर अक्ष दिशा के अलोंग अपने को फ्लक्स पता लग चुका है तो अपन वाई के अलोंग भी निकाल सकते हैं और सेम प्रोसेस करके जेड के अलोंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ये है ई एफ जी एच। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स दिशा में इसका कंपोनेंट ए एक्स है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिख सकती हूं ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड, ऐसे सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वेक्टर क्वांटिटी के एक्स कंपोनेंट का ये जो सरफेस है यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे तो एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये दिशा पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस कितनी है, dx/2 है, dx/2 है। इस दिशा में चेंजमेंट है एक्स दिशा के अलोंग, तो लिखेंगे डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। ये तो अपना कंपोनेंट है जो कि यहां पर है। ये जो कंपोनेंट ए वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट यहां पर ये होगा। यहां पे तो ए एक्स है बट यहां पर क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर ए बी सी डी वाले पर ये होगा। ठीक है, अब अपना टारगेट है फ्लक्स फाइंड करना। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएस। ये तो टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। अगर स्मॉल रीजन की बात करें तो डी फाई इक्वल ई ए वेक्टर डॉट डीएस। तो बेसिकली सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। और स्मॉल की बात करें तो ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होगा। डीएस यहाँ पे क्या है, सरफेस है, सरफेस एरिया को बताता है। ठीक है, तो अपना एक स्मॉल पार्ट है, इतना सा पार्ट है, इसमें से फ्लक्स कितना बाहर निकलता है वो डिस्कस करेंगे। तो अपने पास ये जो ए बी सी डी है इसका एरिया कितना होगा, डी वाई इंटू डी जेड। ये डी वाई ये डी जेड, डी वाई इंटू डी जेड। तो ए बी सी डी रीजन से, ए बी सी डी पार्ट से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, ये तो कंपोनेंट हो गया, इंटू डी वाई इंटू डी जेड। सेम प्रोसेस करेंगे ई एफ जी एच के लिए, इसके लिए ई एफ जी एच के लिए। इसके अंदर बेसिकली ई एफ जी एच के अंदर ये जो अपना पार्ट है ये वाला, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है। तो एक तो अपने पास ये ए एक्स है, इसका यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, एक तो ए एक्स जैसे यहां पे किया था, अब यहां पर माइनस आएगा क्योंकि इस पॉइंट के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डिस्टेंस कितनी है dx/2, एरिया dy इंटू डी। ये माइनस क्यों है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीछे की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे, देखो
एक्स दिशा में, इस दिशा में अपने को फ्लक्स पता है ये रहा, इस दिशा में फ्लक्स ये रहा, दोनों का क्या करेंगे, नेट फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से नेट फ्लक्स एक्स दिशा के अलोंग क्या होगा, एक्स अक्ष दिशा के अलोंग नेट फ्लक्स क्या होगा, बेसिकली ये होगा ए अक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx/2 माइनस, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो है पॉजिटिव अक्ष दिशा में और एक है नेगेटिव अक्ष दिशा में। ऐसे इनको सॉल्व करते हैं, जब इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये तो कैंसिल और ये ऐड होगा, तो कितना बनेगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स, और यहां पर इंटू में क्या था, दोनों के इंटू में क्या था, डी वाई इंटू डी जेड था। तो ये तो कहानी डिस्कस की है अक्ष दिशा के अलोंग। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या है, वॉल्यूम है, इसको मैंने डीवी लिख दिया, क्या लिख दिया, डीवी लिख दिया। ठीक है, आगे तो ये तो अक्ष दिशा में अपने पास है, अक्ष दिशा में क्या है, फ्लक्स है। अगर मैं बात करूं वाई दिशा की, तो वाई दिशा में क्या करेंगे, वाई दिशा में सिंपल अक्ष की जगह वाई लिख देंगे, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू डीवी। इसी तरह अगर मैं बात करूं जेड दिशा की, इसकी बात करूं जेड दिशा की, तो जेड दिशा में डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डीवी, ये है। ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। अपना जो टारगेट है टोटल फ्लक्स फाइंड करना, तो टोटल फ्लक्स अपन फाइंड करेंगे एक सरफेस, एक क्लोज सरफेस के लिए, तो बेसिकली तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डीवी प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डीवी प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी जे। ठीक है, इन दोनों, इन तीनों टर्म में कॉमन यहाँ पे क्या है, जो डीवी अपने पास है, एक सेकेंड यहाँ पे डीवी आएगा, डीवी यहाँ पर अपने पास क्या है, कॉमन, तो डीवी इनमें से कॉमन लेंगे, तो डीवी को कॉमन लेकर इसके नीचे लेकर जाते हैं, तो 1 अपॉन डीवी ए वेक्टर डॉट डी एस इक्वल डेल ए एक्स अपॉन डेल ए एक्स डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यहां तक करके आना है। ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, लिखो इसको। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे करल। 3 टॉपिक मैंने बताए थे, मेन ग्रेडियंट, करल एंड डाइवर्जेंस, 2 डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने पास करल बचा है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो इसको। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन अपने पास क्या है, डिफाइन करल ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर है, उसका करल अपने को डिफाइन कर। ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द करल ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली करल किसी वेक्टर का होता क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे
कि इस कर्ल ऑफ ए वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब कर्ल बेसिकली होता क्या, मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाती हूं, उससे आपके कर्ल का पॉइंट क्लियर होगा। एक सेकेंड, पहले इसको देखिए, ये क्या है, ये डाइवर्जेंस को बताता है। देखो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, माना ये अपने पास कोई क्वांटिटी है, ये बोल सकते हैं वाटर है, पानी है, ठीक है, ये कितना फैल रहा है, ये क्या है, डाइवर्जेंस है। और अगर ये किसी पॉइंट से फैलता है, इसका मतलब डाइवर्जेंस कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह से ये देखिए, ये क्वांटिटी क्या है, ऐसे आ रही है, फेल नहीं रही, ऐसे आ रही है। तो इसमें जो क्वांटिटी है, जो फैलाव है, वो क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पे ऐसे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फैलती है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव, अगर ऐसे आती है तो डाइवर्जेंस नेगेटिव। अगर कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब डाइवर्जेंस क्या है, जीरो है। ओके, आगे देखो। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि एक सोलेनोइड है, और जब भी सोलेनोइड की बात हो, जब भी किसी परिनालिका की बात हो, तो परिनालिका का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। आपको ऐसे बोल सकता है कि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर कोई भी गिवन हो सकता है, 2x i कैप 4y j कैप, ऐसे गिवन होगा। प्रूव कीजिए कि ये एक दर्शाता है सोलेनोइड को, परिनालिका को। जब भी बात हो परिनालिका की, सोलेनोइड की, तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस इक्वल क्या करना है, जीरो करना है। अगर इसका डाइवर्जेंस जीरो आता है, इसका मतलब ये शो करता है एक परिनालिका को, किसको, परिनालिका को। ठीक है, आगे देखो। तो ग्रेडियंट क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं उस, और जो डाइवर्जेंस होता है उसमें अगर सोलेनोइड की बात हो तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है। अब बात करेंगे करल की। करल भी हमेशा लिखते हैं किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का, किसका, किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का, और ये शो करता है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कितना घूम रही है, कितना वो ऐसे घूम रही है। जैसे अपने पास साइकिल होती है, साइकिल जो होती है, उसका जो पेडल होता है उसको ऐसे घुमाते हैं, तो उसमें कितना घुमाव हो रहा है, इसको शो करते हैं करल से। ठीक है, देखो एक से ये देखिए, ये रहा। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखो घुमाव कर रही है, तो ये कितना घूम रही है, इसी को क्या बोलते हैं, करल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये अपने पास क्या है, करल। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। इन तीन में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये देखिए, ये अपना करल का पूरा पॉइंट। अब करल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या था, लिमिट dv टेंस टू 0 1/dv ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर सरफेस इंटीग्रल और dv का रेशियो लेते हैं तो अपने पास क्या आता है, डाइवर्जेंस आता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं करल की, तो करल को ऐसे लिखते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रेशन, डीएल वेक्टर क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है किसी एक क्लोज पाथ के अलोंग, और 1/da, da अपने पास क्या है, सरफेस एरिया है। इनका रेशियो ही क्या होता है, इनका रेशियो अपने पास करल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आगे देखिए। अगर बात करें किसी क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट डीएल।
और जब भी किसी क्लोज पाथ की बात हो उसको ऐसे लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं डी ऐसे, क्लोज पाथ के लिए ऐसे, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को ऐसे डीवी कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये अपन ने कोई एक सरफेस लिया है, कोई एक रीजन लिया, कोई एक एरिया लिया, ठीक है। इसके इस पॉइंट के ऊपर क्या किया है, एक पॉइंट P लिया है। देखो इस पॉइंट P जो है यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया ए वेक्टर। इसके तीन कंपोनेंट एक्स दिशा में ax है, y दिशा में ay और अपने पास z दिशा में az। ठीक है, आगे देखो, ये dx है, ये dy है, dx बाई टू, dx बाई टू, dy बाई टू, dy बाई टू। ओके, आगे देखो, इसमें अपना टारगेट है लाइन इंटीग्रेशन फाइंड कर। एक सेकेंड, देखो अब तक क्या डिस्कस किया था, डाइवर्जेंस में फ्लक्स डिस्कस किया था, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहां पर डिस्कस करेंगे अपन लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। देखो अपने पास एक डीए एरिया का एक अल्पांश लिया, एक अल्पांश अपन ने आयत लिया, एक रेक्टेंगल लिया जो कि ABCD है, ये अपने पास ABCD है। ठीक है, लेट ए रेक्टेंगुलर शेप विथ DA स्मॉल एरिया विच हैव DX लेंथ एंड DY ब्रेड्थ। ठीक है, इसकी लंबाई dx है और इसकी अपने पास चौड़ाई यहाँ पे क्या ली है, वो अपन ने ली है dy। ठीक है, आगे देखो, एक्स अक्ष दिशा में जो अपना वेक्टर फील्ड है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कंपोनेंट क्या है, ax है, और y दिशा में अपने पास क्या होगा, a। ठीक है, अब जो x दिशा में कंपोनेंट है ax, इस x दिशा में कंपोनेंट का y दिशा में चेंजमेंट कितना होगा, डेल ax अपॉन डेल y। x दिशा में कंपोनेंट का y दिशा में चेंज कितना होगा, डेल ax अपॉन डेल y। दिशा में कंपोनेंट है ay, तो y दिशा में कंपोनेंट का x दिशा में चेंज क्या होगा, डेल ay अपॉन डेल x। ठीक है, आगे देखिए, जो AB अपना पाथ है, ये पाथ AB था, AB पाथ के अलोंग जो वेक्टर फील्ड है उसका कंपोनेंट क्या होगा। देखो यहां पर अपने पास कंपोनेंट क्या था, ax था। अब ये y दिशा है, तो y दिशा में चेंज क्या होगा, डेल ax अपॉन डेल y। तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अपन क्या कर रहे हैं, AB के अलोंग बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से नीचे आएंगे। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट ax है, नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और ये अपने y दिशा है, तो y दिशा में ax में चेंजमेंट क्या होता है, डेल ax अपॉन डेल। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, dy बाई टू, तो यहाँ पे क्या लेंगे, dy बाई टू। नीचे आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया, तो ये अपने पास कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है, ए वेक्टर का AB के ऊपर। आगे देखिए, इसी तरह से जो BC अपना पाथ है, BC पाथ के लो, ये BC पाथ था, ये BC था, ये वेक्टर क्वांटिटी यहां पे है। देखो तो BC पाथ के अलोंग, ये अपना BC पाथ, इसके अनुदिश कंपोनेंट, तो BC पाथ क्या है, Y दिशा में, क्या है, y दिशा में, और y दिशा में कंपोनेंट कौन सा होता है, ay होता है, तो ay। अब यहां से यहां तक आएंगे तो ये जो ay है वो क्या होगा, अब ये x दिशा है, तो ay का x दिशा में चेंज डेल ay अपॉन डेल x। यहाँ पे ay क्यों लिया, क्योंकि अपन बात करें BC, और BC में y दिशा में जा रहे हैं, और ये डिस्टेंस क्या है, dx बाई टू। इसी तरह से अपन बात करें CD पाथ के लिए, किसके लिए, CD पाथ, और ये रहा CD। A B C D, ये अपना पॉइंट है।
ओके, अब यहां पर ऐसे जा रहे, ये पाथ ऐसा है, मतलब नेगेटिव होगा। ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां पे नेगेटिव आया। दिशा कौन सी है? माइनस एक्सिस, तो कंपोनेंट कौन सा लेंगे? एक्स वाला लेंगे, तो यहां पे एक्स लेंगे, तो एक्स है। अब यहां से क्या करें, इसके अपन यहां पे बात करें CD के लो, इसकी पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है? dy/2 dy/2। ये डायरेक्शन है y, तो ax का y दिशा में कंपोनेंट डेल ax अपॉन डेल y। देखो, और यहाँ पे ax क्यों लिया? क्योंकि अपन CD के अलोंग जा रहे हैं, और ये देखो अक्ष दिशा है, इसीलिए अपन ने ax लिया। ठीक है, तो इसके अलोंग अपना कंपोनेंट आ चुका है। अब बात करेंगे अपन DA की। ये DA पाथ है, सेम वैसे ही होगा। ये अपने पास है DA पाथ, ये DA पाथ ऐसे आ रही। ठीक है, देन डायरेक्शन ये है, मतलब y डायरेक्शन है, मतलब AY लेंगे, और नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पे माइनस करेंगे, तो क्या लेंगे अपन? AY लेंगे। ठीक है, AY लिया। अब AY का, अब ये यहां पे जो AY है उसको अगर यहां पर लेकर आते हैं, तो ये देखो चेंजमेंट किस दिशा में है? एक्स दिशा में है, तो डेल AY अपॉन डेल एक्स। नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, तो यहां पे नेगेटिव, और ये अपने पास डिस्टेंस कितनी है? ये dx/2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। ओके, AB का पार्ट, BC CD सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, तो सबको क्या कर दिया? यहां पे देखो ऐड कर दिया, ये सबको ऐड किया। जो कैंसिल होता है उसको काट दिया, और जो बचेगा उसको रख लिया। ठीक है, आगे देखिए। तो जब इसको कैंसिल आउट किया, तो अपने पास लास्ट में ये टर्म आती, और दोनों में कॉमन क्या है? dx इंटू dy। ऐसे कॉमन लेते हैं dx इंटू dy, और इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे। ये एरिया है dx इंटू डी। आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, तो ये अपने पास क्या है? dA इसका यहाँ पे एरिया है। ठीक है, ये देखिए आगे। ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ऐसे। अब ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसका x कंपोनेंट होगा, y भी होगा, और इसका z कंपोनेंट भी होगा। अगर मैं बात करूं इसके z कंपोनेंट की, एक बात ध्यान से सुनना, ये अपने पास रीजन है A B C D, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये अपने पास क्या है? ए वेक्टर। ठीक है, अगर इसके कर्ल की बात करें, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, अब ये जो रीजन है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इसके अंदर कर्ल क्या होगा? जेड दिशा में होगा। क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर जेड दिशा में होगा। ध्यान से सुनना, ये प्लेन एक्स वाई, इसका कंपोनेंट जो जेड दिशा में होगा वो अपने पास ये होगा। ठीक है, देन कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट के क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, ये जेड कंपोनेंट है। ठीक है, और ये अपना फॉर्मूला। जब भी बात करेंगे जेड कंपोनेंट की, तो ये तो एरिया है, और ये इसका जेड कंपोनेंट। एरिया क्या है? dx इंटू डी वाई है, dx इंटू डी वाई, और ये अपने पास ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर है। आपको बस ये याद रखना है, अगर एरिया अपना रीजन अपना एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो कर्ल क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर जेड दिशा में होगा। अगर रीजन वाई जेड प्लेन में है, तो इनका कर्ल क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी का, ये अपना एक्स दिशा में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा? इसको लिखा, बताइए आपको, ये होता है, और dx इंटू डी जो यहाँ पे इंटू में था वो क्या होता है? वो कैंसिल आउट। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? ये तो अपना जेड कंपोनेंट है, ये तो अपने पास जेड कंपोनेंट है, एक्स वाई प्लेन था, इसमें वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल क्या होगा? जेड दिशा में होगा। इसी तरह से अपन एक्स के लिए भी करेंगे, इसी तरह से अपन इसके वाई कंपोनेंट के लिए भी करेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, यह प्लेन एक्स वाई है, तो वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल क्या होगा? ये जेड दिशा में होगा, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो आगे। इसी तरह ये तो अपने पास क्या है? जेड कंपोनेंट हो गया। अब देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो,
एक्स, ये अपने पास है और ये अपने पास ए वाई है। अब देखो ये जेड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है। इनमें एक्स वाई जेड में एक्स फिर वाई फिर जेड फिर एक्स। जेड से पहले क्या आता है, वाई, और फिर क्या बच चुका, एक्स। बाद में क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, एक्स ऊपर नीचे। इसी तरह से एक्स, एक्स से पहले क्या आता है, जेड, बचा क्या, वाई, इनको उल्टा कर दिया। ये अपना वाई, वाई से पहले क्या आता है, एक्स, नीचे क्या बचा, जेड, इनको उल्टा कर दिया। ऐसे ऐसे आप इनके कंपोनेंट अदर भी लिख सकते हो। इनके लिए आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इनको सीधा ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये अपना कर्ल ऑफ ए वेक्टर है, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई है, जेड है, ठीक है। इनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, और ये अपना कर्ल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल क्या होता है, ये डेल ऑपरेटर एंड जो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है उनका वेक्टर जो अपना प्रोडक्ट है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अपना कर्ल यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। लिखो इसको पहले, फिर डिस्कस करते हैं आगे। तो 3 पॉइंट जो थे वो डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड करंट। अब क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, उसके बाद जो 2 टॉपिक बच चुके हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इसको पहले फिर करते हैं। आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में ए क्वेश्चन आएगा वैसे। ये क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन मैं करके बता दूंगी, बाकी आप खुद करना। देखो, एक तो डिस्कस किया है अपने ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाई, डेल फाई। तो क्या होगा, आपको फाई गिवन होगा और ग्रेडियंट पूछेगा। देखो, सबसे पहले इसका ही क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये रहा। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लिख लेना। देखो फंक्शन गिवन है फाई एक्स वाई जेड इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको पूछा क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई पॉइंट है 8.123, मतलब x का मान ये हो, y का मान 2, z का मान क्या हो 3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। देखो 3 जो बेसिक पॉइंट मैंने बताए हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इनमें से एक आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा साथ में, तो ऐसे आएगा। देखो ये आपको फाई गिवन, आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसका फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, वो याद रखना, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जे। फाई का मान गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, उसको
अंदर लेकर आएंगे तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष y और z का तो क्या होगा? 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा प्लस जे कैप, x और z कांस्टेंट है y के सापेक्ष, इनका तो 0 और y स्क्वायर का 2y और z स्क्वायर का क्या होगा? 2z होगा। ऐसे लिख सकते हैं 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान है, अगर ऐसे सीधा बोलता ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है तो आपको यहां तक करके आना, लेकिन इसने एक पॉइंट और दिया है 1 2 3, एक्स का मान 1 पुट करना है, एक्स का मान 1 पुट करना है, y का मान 2 पुट करना है और z का मान 3 पुट करना है, 2i कैप 4j कैप 6k कैप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो ये तो अपने पास क्या हो गया? ग्रेडियंट हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? एक सेकेंड, डाइवर्जेंस एंड करल की। ये देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, डिटरमाइंड द करल एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड गिवन। ठीक है, आपको फील्ड गिवन है या बोल सकते हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है। क्या गिवन है? एक तो गिवन है ई वेक्टर इक्वल आई कैप एक्स प्लस वाई प्लस जे कैप एक्स प्लस वाई माइनस 2z के। एक गिवन है ई वेक्टर इक्वल आई कैप वाई प्लस जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कैप जेड एक्स प्लस। ये दो वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, आपको फाइंड करना है इनका करल और इनका डाइवर्जेंस। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंस की। किसकी बात करते हैं? डाइवर्जेंस की। ठीक है, तो डाइवर्जेंस का सिंबल क्या होता है? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसको मैंने डिस्कस किया था अभी, ऐसे लिख सकते हैं यही तो होता है डाइवर्जेंस। अब ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी, ये इसका एक्स कंपोनेंट, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका y कंपोनेंट भी x प्लस वाई, ये भी ठीक है, और इसका z कंपोनेंट माइनस 2z। देन इसको सोल्व करते हैं। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का तो 1 होगा, y का 0 होगा। x प्लस वाई का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का तो 0, y का माइनस 2z में -2 कांस्टेंट बाहर आएगा, z का z के सापेक्ष 1, तो 1 + 1 2 और ये -2 और ये अपने पास क्या होगा? 0 होगा। अब डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब डाइवर्जेंस का मान 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर को क्या बोलते हैं? ये एक अपने पास सोलेनोइड है, एक अपने पास क्या है? परिनालिका सदिश है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरह जो अपना दूसरा पॉइंट था ये वाला, इसका भी डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। एक्स कंपोनेंट का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन प्लस वाई का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस इस जेड का जेड कंपोनेंट का जेड के सापेक्ष क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो अपने पास ये आंसर आ जाए। ओके, आगे अब करेंगे अपन करल।
ये तो लिख लो आप पहले। लिख लो पहले इसको। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कर्ल की। आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी गिवन होगी, उसका कर्ल पूछिए। कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं डेल वेक्टर क्रॉस क्या लिखते हैं, ए वेक्टर। ठीक है, इसको हमेशा सॉल्व करना मैट्रिक्स का यूज करके, आई के जे के के के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल। यहां पे एक्स कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स प्लस वाई है, वाई कंपोनेंट एक्स प्लस वाई, जेड कंपोनेंट -2z। अगर इसको मैं लेकर चलूं तो एक्स कंपोनेंट क्या लिखूंगी, वाई लिखूंगी। ठीक है, वाई कंपोनेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और जेड कंपोनेंट जेड इंटू एक्स प्लस क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको अपन सोल्व करते हैं सबसे पहले आई के, ऐसे लिया आई के, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। देखो, डेल अपॉन डेल वाई इंटू -2z, इसको क्या किया, इससे किया। ठीक है, फिर माइनस इसको इससे करते, तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस वाई, एक तो ये होगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे माइनस जे के, यहां पे माइनस लिखना है और जे के, तो ये लाइन जो है इसको तो हटा देना। क्या बचा, ये दो टर्म, ये दो टर्म, इसको इससे माइनस इसको इससे। देखो, डेल अपॉन डेल एक्स -2z माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस वाई, ऐसे। अब बात करेंगे के की, तो ये लाइन हटा देना, ये लाइन हटा देना, ये बचेगा। देन प्लस के डेल अपॉन डेल एक्स -2z माइनस डेल, एक सेकंड, ये तो हटा चुके ना, इसको कर रहे हैं, ओके, एक्स प्लस वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस वाई, ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए, आई जेड का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0, एक्स प्लस वाई का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन सिंपल 0 होगा। ठीक है, जेड का एक्स के सापेक्ष 0, एक्स प्लस वाई का जेड के सापेक्ष 0, एक्स प्लस वाई का एक्स के सापेक्ष, वाई का तो 0, एक्स का 1, माइनस एक्स प्लस वाई का वाई के सापेक्ष, एक्स का तो 0 और वाई का 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल अपने पास क्या आया है, 0 आया। क्या आया है, 0 आया। ठीक है, देखो इस तरह से लिखो इसको।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी गिवन हो सकती है, जरूरी नहीं है यही आए। उसका कर्ल पूछिए तो आपको मैट्रिक्स का यूज करना है, ठीक है। लिखो इसको। अब 3 तो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये इनके सब क्वेश्चन है। ये छोटे जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसा आता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी आपको गिवन होगी, उसका कर्ल पूछ सकता है, उसका आपको डाइवर्जेंस पूछ सकता है, उसका आपको ग्रेडियंट पूछ सकता है, ठीक है। तो जो 3 टॉपिक है, अगर आपको इतना आ गया ना, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। लिखो इसको, फिर डिस्कस करते हैं अपन। 2 क्वेश्चन और बच चुके हैं, वो भी डिस्कस कर लेते। पहले आप इतना करिए। आगे देखिए, अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये छठा क्वेश्चन। इस चैप्टर के टोटल 7 ही क्वेश्चन। लिखो, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन अपने पास है, सो दैट द गाउस लॉ कैन बी ड्राइव फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखो, एक बात और बता देती हूँ, जो अपने पास डाइवर्जेंस है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, अगर ये 0 आता है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं परिनालिका सदिश, सोलेनोइड वेक्टर। और अगर कर्ल 0 आए, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये होती है इरोटेशनल, मतलब जो रोटेशन ना करे। अगर रोटेशन करेगी तो इसका मान कभी भी 0 नहीं आएगा, बट ये अगर रोटेशन ना करे तो इरोटेशनल वेक्टर, मतलब अगुणनी सदिश की बात हो तो उसका कर्ल क्या होता है, उसका कर्ल 0 होता है, ठीक है। ये बातें थोड़ी याद रखना। अब देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। अपने पास 2 चार्ज पार्टिकल, ओके, माना ये अपने पास कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये एक है Q2, और दोनों जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे रेस्ट पे है। ये चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, दोनों रेस्ट पे और दोनों पॉइंट चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में एक बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी को बोलते हैं कूलाम फोर्स। क्या बोलते हैं? कूलाम फोर्स, ठीक है। तो कूलाम नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था, कूलाम लॉ बोलते हैं उसको। उसने क्या कहा कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल लगता है, जो विद्युत बल लगता है, ये बल क्या होता है? ये बल इन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये अपने पास फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको क्या लिख सकती हूं मैं? एफ ई प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ई इक्वल के, एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कूलाम नियतांक, कूलाम कांस्टेंट।
ठीक है। और ये अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसको कूलाम फोर्स भी बोलते हैं। और ये जो लॉ है इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, या इसको बोल सकते हैं स्क्वायर इनवर्स लॉ, स्क्वायर इनवर्स लॉ। ठीक है, आगे देखिए। अब इसकी सहायता से, इस नियम की सहायता से फाइंड आउट करना है, यहां पर अपने को क्या करना है, अपने को करना है गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते। देखो अब फोर्स क्या होता है ये तो आपको पता लग चुका होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद अब मैं बात करती हूं पहले कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे अपने पास कोई Q चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पर क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो ये क्या करता है, ये अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर इस फील्ड में मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आती हूं, अगर इस फील्ड में मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आई कैपिटल Q, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ये कुछ फोर्स को फील करता है। क्या करता है, कुछ फोर्स को फील करता है। ठीक है, और ये फोर्स क्या होगा, ये होगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पर है, ये अपने चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न करता है। इस फील्ड को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, देखो तो माना अपने पास फोर्स क्या हुआ, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe अपॉन Q। मतलब जब अपन किसी यूनिट चार्ज को किसी फील्ड में लेकर आते हैं, या मैं ये बोल सकती हूं एक अपने पास स्मॉल q चार्ज, देन किसी यूनिट चार्ज को जब यहां पर लेकर आते हैं तो ये यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील करता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखो फोर्स एंड चार्ज का रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी डिस्कस किया था, डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट एक्स। अभी अपन ने बात की थी, अगर बात करें अपन किसी फ्लक्स की, फ्लक्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का सरफेस इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहा, यह रहा KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसका आर के भी लिखेंगे, तो ये आर के डॉट ds वेक्टर। इसको सोल्व करते हैं, डी फाई इक्वल KQ अपॉन R स्क्वायर, आर के डॉट ds वेक्टर। ये अपने पास एक क्या है, ये अपना अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो सकता है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर केप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो डी फाई इक्वल आर केप का मैग्नीट्यूड पता ही है आपको क्या होगा 1, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास कोस थीटा है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए, लिखो पहले इतना, फिर डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, अब एक वर्ड आता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, देखो ये अपने पास एक कोन है, और ये जो एंगल इस पॉइंट के ऊपर यहां पर बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं 3D की, 3 डायमेंशनल, इसमें एक फिक्स अपना वर्टिक्स, फिक्स अपना पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट के ऊपर ये जो कोन है 3D में जितना एंगल कवर अप करती है उसको क्या बोलते हैं,
सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं ऐसे, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपना सॉलिड एंगल है। तो डी फाई इक्वल के क्यू, ये अपने पास यहां पर क्या हो चुका? सॉलिड एंगल। के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों है और ये सॉलिड एंगल। ठीक है, अब बात करेंगे अपन टोटल फ्लक्स की। जब भी टोटल की बात करते हैं तो यहां पे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, देन यहां पर भी इंटीग्रेशन ऐसे, इसको फाई लिख देंगे, टोटल फ्लक्स है, क्यों कांस्टेंट बाहर आएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे डी। और जो अपने पास 3D है, 3D में सॉलिड जो अपना टोटल सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू आती है 4 पाई। ये बात है 3D की, और ये बातें याद रखना, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये याद रखना। ठीक है, देन फाई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 4 पाई आती है, ये याद रखना है। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई क्या आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और यही होता है गाउस का नियम। तो कूलाम के नियम की सहायता से गाउस का नियम अपने फाइंड आउट कर लिया। अब गाउस का नियम क्या होता है एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक अपने पास पूरा क्लोज एक सरफेस है, पूरा एक क्लोज अपने पास एरिया है, एक क्लोज अपना सरफेस है, क्लोज अपने पास एरिया। देखो ये अपने पास माना कोई क्लोज अपना रीजन है। ठीक है, इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब चार्ज पार्टिकल हैं तो इनकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइंस होगी, बाहर भी निकलेगी। ठीक है, तो ये एक क्लोज अपने पास रीजन है, क्लोज अपने पास एरिया। ठीक है, एरिया कितना है इसका? ds है, ये स्मॉल एरिया। ओके, देन अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या करेगी? बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो माना कोई क्वांटिटी है जो कि बाहर निकलेगी, तो गाउस का नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस से टोटल बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा इस सरफेस के अंदर टोटल जितना चार्ज है, क्यों चार्ज टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। और ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, वैक्यूम का परमिटिविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ओके, तो यही होता है गाउस का नियम। फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ई वेक्टर, अगर बात करें किसी अदर क्वांटिटी की तो क्या लेते हैं? ए वेक्टर लेते हैं। तो ये अपने पास फ्लक्स है। ठीक है, तो कूलाम का नियम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये तो हो गया टॉपिक एक से। देखो, दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। उनका जो अपने पास चार्ज पार्टिकल है वो पॉइंट चार्ज पार्टिकल, बड़े नहीं है ज्यादा, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इनका चार्ज है Q1 एंड Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, वो क्या होता है? दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल एंड इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अपने पास क्या है? कूलाम फोर्स है। और गाउस का लॉ क्या होता है? किसी क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज एंड निर्वात की विद्युतशीलता के रेशियो के क्या होता है? बराबर होता है। और ये अपने पास क्या है? गाउस का। ठीक है, तो लिखो इसको। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन अपना।
ये था। क्वेश्चन है कि गाउस के नियम का उल्लेख करके उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखिए। देखो गाउस का नियम क्या होता है, ये तो अभी मैंने डिस्कस किया है, वो आपको लिखना, ठीक है। अब बात करेंगे इसके डिफरेंशियल फॉर्म, इसके डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। देन आफ्टर देखो गाउस का लॉ ये होता है, अगर अपन बात करें निर्वात की, वैक्यूम तो यूज करते हैं अपन ये निर्वात की विद्युतशीलता। अगर किसी मीडियम की बात हो तो ये यूज करते हैं, किसी मीडियम की विद्युतशीलता, मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये अपने पास फॉर्मूला है। फाई क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds। ये बात करते हैं किसी क्लोज सरफेस के लिए, और ये अपने पास है Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट बता रही हूं, उनको ध्यान से सुनो। एक तो होता है लाइन चार्ज। अब जरूरी थोड़ी है चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज हो, एक माना पॉइंट चार्ज है, वो तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन अब ये एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग भी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी एक वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो चार्ज 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लाइन चार्ज, रेखीय आवेश। एक अपने पास क्या होता है सरफेस चार्ज, पृष्ठीय आवेश, और एक अपने पास क्या होता है वॉल्यूम चार्ज, आयतन आवेश। इसको तो बोलते हैं, एक तो होता है पॉइंट चार्ज, वो आपको पता है, ये होती है लाइन चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। ये होती है पृष्ठीय चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये अपने पास होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल dq अपॉन डी। इसका होता है सिग्मा इक्वल dq अपॉन डी। इसका होता है रो इक्वल dq अपॉन डी। अब ये तो बात करें लाइन की, ये एरिया की, ये वॉल्यूम, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पर बात करेंगे अपन, ध्यान से देखना, इस dq को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रो इंटू डी। इसमें बात करें किसी एक रीजन की, किसी एक वॉल्यूमेट्रिक रीजन की, तो dq को क्या लिख सकते हैं रो इंटू डी। देन dq क्या होगा रो इंटू डी। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन लो, देन आफ्टर क्या होगा dq का इंटीग्रेशन क्या आता है, क्यों आता है इधर रो डी। तो क्यों को क्या लिख सकती हूँ, क्यों को मैं यहां पर लिख सकती हूँ रो इंटू डी। क्या लिख सकती हूँ रो इंटू डी। तो ये होगा रो डी। ऐसे अब अगर ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज हो जाए तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 2 थ्योरम होती है, उनको थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो होती है डाइवर्जेंस थ्योरम, ये यूज में आती है अपनी पूरी बुक में, तो इनको देखो। एक होती है करल थ्योरम, करल प्रमेय। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का सरफेस इंटीग्रेशन बराबर होता है वेक्टर क्वांटिटी के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के। ये तो होती है डाइवर्जेंस थ्योरम। और ये करल थ्योरम क्या होती है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रेशन किसी क्लोज पाथ के अलोंग बराबर होगा वेक्टर क्वांटिटी के करल के सरफेस इंटीग्रेशन की। ये होती है करल थ्योरम। तो अपन यहां पे इसका यूज करेंगे, ई वेक्टर की जगह क्या है ए वेक्टर।
देखो ए वेक्टर डॉट डीएस, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ए इंटू डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, दे यहां पे क्या होगा, डेल डॉट ई इंटू डी, और ये अपना रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। दोनों को यहाँ पे क्या करें, कंपेयर करें, डीवी डीवी कैंसिल, तो ये डेल डॉट ई क्या आता है, ये रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। और ये अपने गाउस लॉ का डाइवर्जेंस, सॉरी गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, और ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपने पास 5 मेन क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन 5 को करके आप पूरा ये यूनिट ही कवर कर लोगे, और ये अपना चैप्टर क्या होता है आज की क्लास में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। ओके, तो ये जो अपना चैप्टर था स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ये आज की क्लास में कंप्लीट होता है, तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।